तो मित्र महोदय ने बताया कि वो कोई राजा को लेकर ही नहीं है, कहीं पूरी तरह से हिंदुत्व का उफान जो है सर पे चढ़ के बोल रहा है इस समय पूरे नेपाल के लिए कि नेपाल में जो कुछ राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काठमांडू तक सीमित रहती हैं। बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर, वो इतने पिछड़े हैं कि उनका कोई राजनीति से लेने देना नहीं है। एक तरह से उनको एक हंटर से हाँक दिया जाता था कि 1985 तक, जब तक इंदिरा गांधी जिंदा थी, 84 मान लीजिए लास्ट का, तब तक भारत की जो नेपाल के प्रति नीति थी, नेपाल को लेकर जो भारत की नीति थी, राजीव गांधी ने उसको बिल्कुल उलट दिया। अफगानिस्तान के शरणार्थी पाकिस्तान में 40 लाख संख्या थी और उसके बाद अज्ञात वीरों ने उधम मचाना शुरू किया और ये खुद भिखारी हो गया, इसके हाथ में कटोरा आ गया, अमेरिका से पैसा मिलना बंद हो गया। कमाल तो सर हो रहा है भारत के दो पड़ोस में, ये नेपाल भी बहुत फुदक रहा था। नेपाल और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हमारे दो पड़ोस में जो ये ज्वालामुखी फट रहे हैं, उसके क्या मायने? हाँ मनीष जी, नेपाल के संदर्भ में मेरी आज ही बात हुई। मेरे बचपने के मित्र हैं, बनारस से हैं वो। बनारस में मतलब जब से हम लोगों ने वो संभाला तब से मित्र हैं, पिछले 50-60 साल से। अब वो नेपाल में रह रहे हैं, तो उनसे जब बातचीत होने लगी तो उन्होंने जो बताया तो मैं चौंका। हमारे यहाँ तो उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, कहीं इंडियन मीडिया में बात ही नहीं आ रही कि वहां पर जबरदस्त विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है काठमांडू में। और कल वहां पर जो पूर्व राजा, जिसे कहते हैं राजा ज्ञानेंद्र, वीरेंद्र की तो हत्या हो गई थी, उनके जो छोटे भाई ज्ञानेंद्र हैं वो कल काठमांडू पहुंचेंगे 9 तारीख को, और उनके अभूतपूर्व स्वागत की तैयारी काठमांडू में चल रही है। तो उसमें जो सबसे खास बात बताया कि वो जो स्वागत की तैयारी हो रही है, तो मित्र महोदय ने बताया कि वो कोई राजा को लेकर ही नहीं है, कहीं पूरी तरह से हिंदुत्व का उफान जो है सर पे चढ़ के बोल रहा है इस समय पूरे नेपाल के। और उसके वजह से और स्थिति कितनी खराब हो चुकी है इन सेकुलर नेताओं की। 2007 में नेपाल से हिंदू राष्ट्र का दर्जा छीन कर उसको सेकुलर घोषित कर दिया था इन कम्युनिस्टों ने। कम्युनिस्टों की सरकार वहां पर है, और उसके बाद राजा को भी उतार दिया इन्होंने 2009 या 10 में। उसके बाद से मनमाना कर रहे थे, तो अब वहां की जनता किसी भी कीमत पर इनको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और मनीष जी जो स्थिति बताई उसको सुनकर मैं दंग रह गया। कहे जितने नेता हैं इन सेकुलर दलों के नेपाल में, ये सब काठमांडू छोड़कर भाग चुके हैं और ये तराई में जाकर बैठे हुए हैं। ये काठमांडू से गायब हैं और तराई में जाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कल राजा यहाँ पर आ रहा है, उसका बड़ा भव्य स्वागत होगा। और ये सब कुछ स्वतः स्फूर्त हो रहा, जनता कर रही है। तो ये समझिए मनीष जी, ये इसका मतलब और जो मित्र ने बताया कि इन सारी पार्टियों में, उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट जितने सब, अब तो सब मिली जुली चल रही है, कभी तुम लूटो कभी हम लूटे, ये वाली वहां पे सरकार है। पिछले 17-18 साल से राजा है ही नहीं वहां पे। कहें इनके जो है केवल 7-8 लाख जो है आप वर्कर कह लीजिए, नेता कह लीजिए, पूरे नेपाल के अंदर हैं, और उसमें मेजॉरिटी जो है वो काठमांडू के अंदर है। कहें लेकिन वो 7-8 लाख लोग पिछले 2-3 दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि जनता इनको सुनने को तैयार नहीं है। और वो नेपाल की, जरा मनीष जी वीडियो दिखा दीजिए मुझको। एक रैली का उन्होंने वीडियो भेजा भी, कल या परसों हुई है। तो वो अपने आप में बता रही कि कैसा जनाक्रोश उमड़ा है वहां पे काठमांडू के अंदर, कि इनके गिने चुने दिन है। और उसमें जो सबसे खास बात है मनीष जी कि वहां का, चलिए पहले दिखा दीजिए। अपने बहुत सारे व्यूअर्स नेपाल के लिए, बहुत सारे व्यूअर्स, और मुझे परसों ये बिगड़ी बड़ा कर दीजिए मनीष जी, ये देखिए। बहुत लंबा काफिला है। हाँ इसको हटा दीजिए, क्योंकि 4-5 मिनट का वीडियो और वो कहीं काफिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। काफिला लगातार बढ़ता चला गया। ये तो सोच लीजिए कितनी स्थिति है नेपाल में। फिर लौट आएगा राजतंत्र,
सड़कों पर आ गई, भ्रष्टाचार से परेशान जनता। और जो मैंने कलर किया केवल उतना ही पढ़ दूं कि स्थानीय, हाँ मनीष जी इसको जो है, राजशाही का, हाँ, कि राजशाही का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने काठमांडू में एक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए थे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह ने हाल ही में दावा किया है कि वह एक बार फिर देश के लिए सक्रिय भूमिका में आना चाहते हैं। और नीचे आ जाइए, ये जो है कि गुरुवार को पोखरा में ज्ञानेन्द्र शाह ने पूर्व राजा वीरेंद्र शाह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहां लोगों ने राजशाही का राष्ट्रगान भी गाया। रिपोर्ट्स की माने तो राजशाही की मांग करने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की है। और जरा बगल वाली में आ जाइए, और इस खबर में जो ऊपर तो है कि काठमांडू में राजशाही समर्थकों द्वारा विशाल मोटरसाइकिल रैली देखी गई, जिसका उद्देश्य संविधान सभा द्वारा राजशाही को समाप्त करने के 13 साल बाद उसे वापस लाना था। और नारायण हिती खाली गहरा हमरा राजा अवदेछन, यानी शाही महल खाली करो, हमारे राजा को, हम राजा को वापस ला रहे हैं। यह नारा जुलूस के दौरान लगाया गया प्रमुख नारा था। जुलूस बाबर महल से दरबार मार्ग तक स्थित तत्कालीन शाही महल तक लगभग 4 किलोमीटर तक चला। और नीचे आ जाइए कि लगभग, अब ये मनीष जी, ये देखिए खबर के पीछे खबर जो पढ़नी चाहिए दर्शकों को कहूंगा, इस पहला को आप समझिए कि लगभग 300 किलोमीटर दूर पश्चिम में गलेश्वर धाम और बागलुंग कालिका में एक तीर्थ यात्रा पर थे, और जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और उनमें से कुछ ने राजा आओ देश बचाओ जैसे नारे लगाए। ये मनीष जी इसको समझिए कि काठमांडू यानी राजधानी से 300 किलोमीटर दूर राजा की लोकप्रियता कहां पहुंच रही है। ये इन भ्रष्टाचारियों से, इन नेताओं के जो भ्रष्टाचार है, सेकुलर जो वहां पर काबिज हो गए, कम्युनिस्ट में तो कम्युनिस्ट ही है, उनके पिछलग्गू बने हुए कांग्रेसी, ये मिलकर जो लूट रहे हैं, उस लूट का असर ये कहा जाता था नेपाल के लिए कि नेपाल में जो कुछ राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काठमांडू तक सीमित रहती हैं। बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर, वो इतने पिछड़े हैं कि उनका कोई राजनीति से लेने देना नहीं। एक तरह से उनको एक हंटर से हाँक दिया जाता था। तो वहां पर भी 300 किलोमीटर दूर भी राजा का स्वागत हो रहा है कि राजा आओ देश बचाओ। ये नारा 300 किलोमीटर दूर काठमांडू में भी लग रहा है। तो ये बता रहा है कि नेपाल की परिवर्तन नेपाल में कैसा परिवर्तन हो रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये महाकुंभ जिस समय मनीष जी चल रहा था, उस समय वहां का जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, वो कांग्रेस का नेता है, इन्हीं कम्युनिस्टों के साथ वो भी मिला हुआ है। तो उसने भारत में 3 लोगों से मिलने की इच्छा व्यक्त की, समय मांगा था। पहला तो प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद एनएसए अजित डोभाल से, और तीसरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से कि हमको समझ दीजिए, हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो अभी मैं नेपाल का आपको बता रहा हूँ, ये बड़े लंबे समय से चल रहा है, पिछले करीब साल भर से चल रहा। अब ये इसका एक तरह से ज्वालामुखी भर चुका है। तो तीनों जगह से उसको टके सा जवाब मिला कि हमारी आपसे मिलने की भी कोई इच्छा नहीं है, ना हमारे पास समय है, फिलहाल हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। यही प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया, यही डोभाल ने भी जवाब दिया, और यही जवाब योगी आदित्यनाथ से भी मिला। तो क्यों? क्योंकि भारत सरकार के पास भी सूचनाएं हैं। वो यहाँ पर सिर्फ यही भीख मांगने आया था कि वो डेमोक्रेसी का हवाला देके, जो कम्युनिस्टों का सबसे खास होता है कि डेमोक्रेसी को लुट जाएगी और डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी और डेमोक्रेसी की रक्षा करिए। तो दोनों का हमें अभी हमारे पास समय नहीं है, हम तुमसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो स्थितियां वहां पर इतनी बदतर हो चुकी है, बदतर क्या बल्कि बेहतर हो रही। समझिए कि इन सबको उखाड़ के फेंकने की तैयारी नेपाल कर चुका है। और मनीष जी जो मित्र ने बताया वो और ज्यादा खतरनाक था। कहे कल राजा जब काठमांडू में उतरेगा, जिस तरह से तैयारी काठमांडू की है, तो कहे अगर इन्होंने विरोध कर दिया, कहीं अगर उपद्रव करने की कोशिश की, तो ये समझ लो कि 4-5 दिन के अंदर ही नेपाल में तख्ता पलट हो जाएगा। क्योंकि जनता पूरी तरह से इनको डंडा लेकर ढूंढ रही है। और इसीलिए जो 6-7 लाख वहां के जो वर्कर हैं इन पार्टियों के, वो शांत होके बैठे कि राजा को चुपचाप आ जाने दो, उसका स्वागत वागत हो जाने दो। अगर हम लड़ेंगे तो हम बहुत कम पड़ेंगे, पूरी जनता के जो जत्था है वो हमको घर में घुसकर मारेगा। तो ये स्थिति नेपाल की हो रही है। हमारे यहाँ मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा। और वो जब आप याद करिए कि जिस समय ओली ने एक नक्शा बना दिया था कि भारत की जमीन हमारी है, तो उस पर इस मीडिया, हमारे यहाँ की मीडिया ने कई दिन तक परपंच किया था, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। यही ओली तब भी प्रधानमंत्री था।
लेकिन इतना बड़ा घटनाक्रम बिल्कुल पड़ोस में हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल अभी आंखें बंद हैं। बिल्कुल। और आपने पीछे भी एक बार व्याख्या किया था, इसमें हम लोग चर्चा करते कैसे राजीव गांधी ने नेपाल में राजतंत्र का खात्मा करवाया। अभी व्यूअर्स एक याद दिला रहे थे, और कैसे वह वामपंथी गुंडों का गढ़ वहां बनाया गया। मैंने वो तो मनीष जी, वो बड़ी मशहूर किताब है, रा के अधिकारी रहे हैं अमर भूषण, और उनकी किताब बता रहा हूँ, इनसाइड नेपाल। उसको खरीद कर पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में जाएगा कि आज हम जो भोग रहे हैं और जो नेपाल भोग रहा है, वो सिर्फ राजीव गांधी और सोनिया गांधी की करतूतों का दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। 85 में यहाँ पे बना। अमर भूषण ने अपनी किताब में मनीष जी बड़ा स्पष्ट लिखा है कि 1985 तक, जब तक इंदिरा गांधी जिंदा थी, 84 मान लीजिए लास्ट का, तब तक भारत की जो नेपाल के प्रति नीति थी, नेपाल को लेकर जो भारत की नीति थी, राजीव गांधी ने उसको बिल्कुल उलट दिया। और उसके बाद जब वो नेपाल गए, वहां पे पशुपतिनाथ के मंदिर में पुजारी ने रोक दिया सोनिया गांधी को, राजीव का तुम तो जा सकते हो, लेकिन ये विदेशी महिला जो विधर्मी है, इसको प्रवेश नहीं मिलेगा। उस बात से सोनिया इतना तिलमिला गई, राजीव गांधी इतना तिलमिला गया कि लौट कर बाकायदे उन्होंने नाम लेकर लिखा है, कुछ इशारे में नहीं लिखा है, मैं कह रहा हूँ इनसाइड नेपाल पढ़ने लायक किताब है, कि उन्होंने लिखा है कि उसके बाद राजीव गांधी ने स्पेशल मीटिंग बुलाई राव की, और राव का एक अफसर, जिसका उन्होंने नाम नहीं दिया, छद्म नाम दिया है कि जीवनाथन, उसको छद्म नाम दिया गया, और उससे उसको राजीव गांधी ने ड्यूटी लगाई उसकी कि किसी भी तरह से चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, फंड की कोई कमी नहीं होगी, इस राजा को उखाड़ कर फेंको। और उसके बाद जीवनाथन भाई आदेश था, तो जीवनाथन ने उस समय पुष्प दहल प्रचंड, जो इस समय तो प्रधानमंत्री हो चुका, राष्ट्रपति हो चुका, दोनों पद पा चुका, कि पुष्प कमल दहल प्रचंड उसका जो नाम है वो, और बाबूराम भट्टराई, और इसके अलावा कुछ और जो बड़े नेता थे कम्युनिस्टों के, इनके साथ जाकर नेपाल में मुलाकात की, इनको पूरी प्लानिंग समझाई, पूरा फंड उपलब्ध कराया, और किस तरह से वहां पे कम्युनिस्ट हावी हुए, 91 में सीटें जीत कर आए। उसके बाद उन्होंने शायद 94 या 95 में सत्ता में आ गए, और अब तो पूरे नेपाल पर उनका कब्जा है। तो ये जो राजीव गांधी ने जहर बोया था, उस जहर को हिंदुस्तान भी भोग रहा है। नेपाल को लेकर कभी ना कभी तनाव बना रहता है, और नेपाल तो जो भोग रहा है उसका नतीजा है कि आज वहां की जनता सड़कों पर निकल पड़ी है, सड़कों पर निकल पड़ी है, और अब इनके खात्मे की उसने तैयारी कर दी है। और ये नेपाल की जनता का सौभाग्य है कि अब यहाँ पर राजीव गांधी शासन नहीं कर रहा, अन्यथा राजीव गांधी इस प्रक्रिया में भी उनके जनता के साथ न खड़ा होता, इन्हीं कम्युनिस्टों के साथ खड़ा होता। अब यहाँ पर जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी की सरकार है, और हिंदुत्ववादी सरकार है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी अगर जनता वहां उखाड़ कर फेंकती है, अपने मन के राजा को लाती है, सरकार को लाती है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है कि भारत की इसमें भूमिका क्या होगी। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, वो क्या कुछ भूमिका होगी भारत की, आप बस कल्पना कर सकते हैं। जैसे अज्ञात वीर पाकिस्तान में कर रहे हैं, वैसे कुछ अज्ञात वीर, दूसरे तरह के अज्ञात वीर होंगे जो नेपाल में कर रहे होंगे, बिना भारत के हिंदू राष्ट्र की कल्पना के। और किस तरह से भारत सलीके से हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, ये घोषित करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से भारत के इस बदलाव को 10 साल में देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और कुछ व्यूअर्स लिख रहे थे कि नेपाल के पूर्व राजा कुंभ आए हुए थे, तो बहुत कुछ है जिसको समझा जा सकता है कि ज्वालामुखी जो है, उस ज्वालामुखी क्या कुछ बदलाव नेपाल में ला रहा है। और यदि ऐसा कुछ हो गया, जब तक राजतंत्र था नेपाल में, जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था और भारत सेकुलरिज्म की आड़ में भी, आवाज नहीं आ रही मनीष जी आपकी? बिल्कुल ये बदला हुआ भारत है, तो समझा जा सकता है कि ये अब नेपाल को किस तरह से नए रंग में रंग सकता है। एक ज्वालामुखी पाकिस्तान के बगल में भी फट रहा है सर। अफगानिस्तान तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान नहीं मनीष जी, पाकिस्तान में पकड़ा, वो फटने के वो भी करीब आ गया, वो भी करीब आ गया। उसको बता दूं दर्शकों से कि अफगानिस्तान के शरणार्थी पाकिस्तान में 40 लाख उनकी संख्या थी, 40 लाख संख्या थी। और उसके बाद अज्ञात वीरों ने उधम मचाना शुरू किया, और ये खुद भिखारी हो गया, इसके हाथ में कटोरा आ गया, अमेरिका से पैसा मिलना बंद हो गया। तो इसने सबसे पहले निशाना अपना बनाया उन अफगानिस्तान के
शरणार्थी जो इसके यहाँ 40 लाख रह रहे थे। हेलो हेलो ये मनीष जी, मेरे ख्याल से मनीष जी का नेट कट गया है। मैं बोलता हूँ तो पाकिस्तान में जो 40 लाख शरणार्थी रह रहे थे अफगानिस्तान के, उसको मनीष जी आपको आवाज आ रही थी मेरी? बिल्कुल आ रही है। लगता है मेरे यहाँ फ्रीज हो रहा है, थोड़ा सा नेट कमजोर है। आप जारी रहिए, आप जारी रहिए। हाँ, वो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के 40 लाख शरणार्थी रह रहे थे और पिछले 40-45 साल से रह रहे हैं। यानी वो जो रूस के खिलाफ जो युद्ध शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के नागरिक पाकिस्तान में आके रहने लगे थे और उनकी संख्या 40 लाख से ऊपर हो गई थी। उनको निकालने का पाकिस्तान ने ठेका लिया, तो उससे अफगानिस्तान बहुत नाराज है। उसका कारण है कि ये यहाँ की जो खैराती हैं, यहाँ के जो सेकुलर दलाल है हिंदुस्तान में, वो तत्काल इसकी तुलना हिंदुस्तान से करने लगेंगे कि यहाँ रोहिंग्या को आप क्यों निकाल लो, यहाँ बांग्लादेशी क्यों निकाल लो। तो वो भी अफगानिस्तान में, वो जो पाकिस्तान में अफगानिस्तानी आके रह रहे थे उनमें, और हिंदुस्तान में घुसाए इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं में जमीन आसमान का फर्क है। उनको वो जबरन घुसपैठ नहीं थी, उनको पाकिस्तान ने बुलाकर अपने यहाँ बसाया था और उसके लिए वो अमेरिका से पैसे ले रहा था। अमेरिका से उसने सैकड़ों बिलियन डॉलर लिए हैं पिछले 40 साल के अंदर कि हमारे यहाँ 40 लाख अफगानी आ गए हैं, इनको हमें पालना पोसना पड़ रहा है। तो उसके लिए अमेरिका ने वो पैसे उसको दिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब वहां पे लादेन से लड़ रहा था, ये कारण था। तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान में जो अफगानी थे शरणार्थी, उनमें और इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी ने जो चोरी छुपे घुसपैठ करके आ गए, जाली कागज बना के यहाँ रह रहे हैं, वहां जबरन घुसा हुआ अफगानिस्तानी कोई नहीं था। वो एक तरह से सरकार के न्योते पे सरकार के द्वारा पहुंचाए गए थे। और अब जब उनको खदेड़ रहा है तो 8 लाख तो लोगों को उसने वापस भेज दिया। अभी वहां पे 32 लाख अफगानी शरणार्थी हैं और वो छोड़ने को तैयार नहीं। वो अपना स्थापित 40 साल का मतलब मनीष, ये पूरी पीढ़ी वहां स्थापित हो गई और उसके बाद ये खदेड़ रहे हैं। तो वो 32 लाख अफगानियों को, एक तो इसको भेजना, इसको दांतों से इसके पसीना आ जाएगा, और अगर वो बिगड़ना शुरू हो गए और उधर अफगानिस्तान ने आग मूतना शुरू किया है इसके खिलाफ, तो वो 32 लाख अफगानी जो है वो इसके लिए मनीष जी एक तरह से। और दूसरे इसने एक कुकर्म और किया पैसे के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान एक वेश्या की तरह बिकने को तैयार है कि इसने अमेरिका का एक वांटेड आतंकवादी था, अफगान अफगान तालिबान का था, उसको इसने पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, जिस पर ट्रंप ने इसकी तारीफ कर दी। तो ये केवल ट्रंप के लिए तरस रहा है कि ट्रंप मेरे लिए कुछ दोस्त बोल दे, कुछ पैसा आ जाएगा। इस चक्कर में इन्होंने उसको वापस तो कर दिया, लेकिन उस आतंकवादी को अमेरिका को सौंपे जाने के बाद अफगानिस्तान के जो तालिबान वहां के शासन कर रहे हैं, वो एक तरह से पाकिस्तान के खून के प्यासे प्यासे हो गए हैं कि अब हम इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। ये तो एक तरह से पूरा विश्वासघात इसने करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ ट्रंप की पैसे के चक्कर में, ट्रंप की प्रशंसा के चक्कर में ये अफगानिस्तान के साथ बवाल इसने कर लिया है। दूसरे इन अफगानिस्तानियों को वहां खदेड़ना, वो इसके लिए सरदर्द बहुत बड़ा हो गया है। तो पाकिस्तान के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। अब ये निपटेगा कैसे ये भिखारी आदमी, इसके लिए बड़ा कठिन हो गया मामला। तो एक तरह से जैसे नेपाल में एक ज्वालामुखी वहां हिंदुत्व का उबल रहा है, वैसे ही अफगानिस्तान का ज्वालामुखी पाकिस्तान में तैयार है, किसी भी समय फट सकता है। क्योंकि अभी इन्होंने बड़ा एक बिल्कुल तानाशाही फरमान जारी किया है कि 31 मार्च लास्ट डेट है और उसके बाद तुमको हम पकड़ पकड़ कर वापस अफगानिस्तान भेजेंगे। तो वो एक पूरी दुनिया और तमाशा देखेगी कि काम कैसे होता है। तो फिर इनके क्योंकि खैबर पख्तून इलाके का क्या होगा? अफगानिस्तान तो निपटा देगा उस पूरे इलाके को, मैं मनीष जी कब्जा यही ले कह रहा लेगा। था कि अफगानिस्तान अगर ये पहुंचाएंगे भी तो इनके पास रास्ता एक वही खैबर पख्तूनख्वा वाला है। वहां हाँ। पे वहां पे इनके रोज 2-4-5 सिपाहियों को मार रहा है अफगानिस्तान। तो ये पूरी भीड़ लेके कैसे जाएंगे? तो ये कहने को तो कह दिया, आप जरा खबर दिखा दीजिए कि कहने को तो इन्होंने अपने मुंह से दुनिया भर की बातें कर दी, लेकिन इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। उस इलाके को तो ऐसे भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान ने अघोषित रूप से कब्जा किया है। उधर के लोग अपने आप को अफगानिस्तान के ज्यादा क्लोज मानते हैं। मानते ही मानते हैं वो, खुल के मानते हैं, उसको कोई छुपाते नहीं है।
पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा, जो आपने हाँ हाँ, मैंने कहा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। जिन अफगान शरणार्थियों के नाम पर उसने 40 साल सैकड़ों बिलियन डॉलर लील लिए, आज उनको खदेड़ने की अपनी कोशिश उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। अफगान तालिबान के दुलारे आतंकी की मुखबिरी कर उसे अमेरिका के हवाले करके उसने डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही तो लूट ली, लेकिन अफगानिस्तान को अपने खून का प्यासा बना लिया है। भिखारी की एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, और खुद उसकी धरती पर 32 लाख अफगानी शरणार्थी ज्वालामुखी की तरह कभी भी फटने को तैयार बैठे हुए हैं। ये है इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन। मतलब अफगानिस्तान, अफगानी जो है इनके लिए काल बन गए, जिसके लिए वो तेरा मेरा रिश्ता है का गाना गाते थे। हाँ, हाँ, अभी 2021 में इमरान खान नाच रहा था कि अब तो बस यहाँ के अफगानिस्तान से आके कश्मीर को आजाद करा देंगे। ये 2021 में नाच रहा था इमरान खान। सामने है उसका नतीजा। और ये पाकिस्तानी अखबार की खबर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, कि पाकिस्तान डीपी ड्राइव गिवन अंटिल मार्च 31 टू लीव पाकिस्तान। और ये नीचे उन्होंने फोटो के साथ खबर है कि किस तरह से वहां पे पुलिस जो है घर घर जाकर अभी चेकिंग लोगों की कर रही है। लेकिन इनको वापस भेजना, जरा दिन में पसीना आएगा पाकिस्तान के। और ये बगल वाली खबर जो है कि जो पाकिस्तान ने पकड़ के उसको हवाले कर दिया अमेरिका के अफगानिस्तान के आतंकवादी को, वो ट्रंप ने इनकी तारीफ कर दी है, उस पर बड़ा गलगल है। लेकिन वो ये ट्रंप की तारीफ बड़ी महंगी पड़ रही है पाकिस्तान को, इस बात को दर्शक समझे। तो नहीं, एक सबसे महत्वपूर्ण तो तेरा मेरा रिश्ता का क्या है, इनका क्या होगा। ये जो अफगानिस्तान में जब रूस का सब कुछ खत्म हुआ था, तो ये अफगानों को लेकर के बड़े जश्न में थे। इनका महिमा मंडन यहाँ भारत में भी हो रहा था। तो अब यहाँ जो कहते हैं ना, ये जो आप बुढ़िया जिसको कहते हैं, वो पूरा गैंग, कि क्या हो गया यदि वो शरणार्थी हैं तो इनको बसा लिया जाएगा। ये अफगानियों के बारे में भी ये बोलेंगे साथ पाकिस्तान को लेकर के। नहीं, उस पर तो इनका मुंह बंद है, जबकि वो कायदे से अब उनको खदेड़ने का कोई मतलब नहीं है। 40 साल पहले लाकर तुमने बसाया कि वहां पे लड़ाई हो रही, तुम हमारे यहाँ आके रहो। अब 40 साल बाद जब उन्होंने दुकान बना ली, अपना बिजनेस बना लिया, कुछ लोग नौकरी करने लगे, अब उनको कह रहा है कि तुमको वापस जाना है 31 मार्च तक। तो निश्चित तौर पर एक बड़े गृह युद्ध की तैयारी है, और भयानक गृह युद्ध हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उस आग में घी हमारे अज्ञात वीर डालेंगे, परेशान ना होइए। बिल्कुल, तब ये समझ में आएगा कि इस कटोरिस्तान का क्या कुछ होगा। और जो लोग ये नैरेटिव करते थे कि एक खुशहाल पाकिस्तान हमारे हित में है, तब हम लोग इसका क्यों कहते हैं विरोध के, एक बदहाल और बर्बाद पाकिस्तानी। अब आप उसको अपने अंदर समा नहीं सकते, अपने आप मिला नहीं सकते, क्योंकि फिर उसके बाद उतने भिखमंगे भी तो आपके पास आएंगे। ये बांग्लादेश में जितने भिखमंगे हैं 26 करोड़, तो भिखमंगे भी तो आएंगे। इसीलिए जो कहते हैं बृहत भारत, उसको भूल जाइए, क्योंकि वो यदि करेंगे तो ये भिखमंगे, राक्षस, ये जिहादी उन्मादी भी आप अपने पास लाएंगे। इनका नहीं, बर्बाद। मनीष जी, मैं पीओके की बात जो होती है तो वो केवल भारत जब करता है तो पाकिस्तान को थोड़ी चुटकी काटता है ताकि उछलना शुरू कर दें। तो भारत भी बहुत अच्छे से जानता है कि जिस तरह से वो घाटी के अंदर अभी हम लोगों ने चुनाव में परिणाम देखा है, वो इधर आ जाएंगे तो उनकी भी हरकत वही रहेगी। जो जो घाटी में है, थोड़े वो भी शामिल हो जाएंगे। तो भारत कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, भारत इंटरेस्टेड किसी और काम में है। और वो आपको अभी आने वाला नतीजा मिलेगा। पीओके के लिए बहुत ज्यादा भारत की रुचि नहीं है। भारत की रुचि बलूचिस्तान में है, और भारत की रुचि वो केपीके में है। और भारत जो हिम्मत आज तक नहीं दिखा पाया, वो हिम्मत अफगानिस्तान ने दिखा दी। दिखा दी। भारत का जो विभाजन हुआ था वो रेड क्लिफ लाइन से हुआ था। तो भारत कभी नहीं कहता कि हम रेड क्लिफ लाइन को नहीं मानेंगे, भारत नहीं कहता, वो लड़ाई चलती रहती है। लेकिन इसी तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, कि यहाँ वो डूरंड लाइन खींची थी। तो अफगानिस्तान ने कहा कि ये डूरंड लाइन हम नहीं मानते, ये अंग्रेजों ने बनाई, ये अंग्रेजों ने बनाई थी, ये केपीके हमारा है। और वो मारा है। रोज और वो रोज हमले कर रहा है इनके ऊपर। तो उसने तो 3 साल के अंदर 21 में कायदे से उनको आजादी मिली, और 3 से अभी चौथा साल तो शुरू हुआ है। और उन्होंने 2 टुकड़ा जवाब दे दिया कि डूरन लाइन कुछ नहीं, तुम ये खाली करो, यहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, हम ही यहाँ पे राज करेंगे। तो अफगानिस्तान तो इस तेवर में आ चुका है। तो अब पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री मोदी जो है, जो मैं उस दिन भी कह रहा था जब जयशंकर की बात हो रही थी, कि उनके सेनापति के रूप में कूटनीति की पारी खेलने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर है। और वो कैसी कैसी अद्भुत पारी खेल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही किसी के। और उसके परिणाम अभी आप देखेंगे, पाकिस्तान के 3 या 4 टुकड़े होंगे। इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। भारत जो है वो पीओके छीनने के लिए नहीं जूझ रहा है, 10 साल इंतजार कर रहा है। भारत को 10 साल लग रहे हैं
वो पूरा एक फाइनल सोल्यूशन इसका करेगा वो, कि उसके बाद पाकिस्तान इतिहास की चीज होगा। जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनवाया था वो लोग यहाँ पर मातम मनाएंगे, शोक करेंगे कि मेरे बाप दादों का पाकिस्तान टूट गया। लेकिन वो टूटेगा और निश्चित टूटेगा, कोई उसको ताकत रोक नहीं सकती। तो इस इसमें बात को बड़ी भूमिका अच्छे से, अफगानिस्तान निभाएगा। हाँ हाँ, इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए। दो तो टूटने की कगार पे हैं, दो की थोड़ी और तैयारी चल रही है। एक तो बलूचिस्तान और केपी के, जिसकी बात अभी मनीष जी ने की, वो तो अब केपी के को तो ले ही गया एक तरह से अफगानिस्तान। बलूचिस्तान, ये जो आज मारा गया है मीर शाह जब मुफ्ती, ये बलूचिस्तान में ही मारा गया, वही की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था ये, तो ये वहां निपटा दिया गया है। तो और बलूचिस्तान का मामला उसी दिन सुलझ जाएगा। और उसको जरा आप गौर करिए कि अभी ट्रंप ने जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है मनीष जी, कि हम परमाणु डील पर ईरान से बात करने को तैयार हैं, और अगर ईरान के साथ अमेरिका के संबंध ठीक हुए तो जाहिर सी बात है भारत के साथ भी बेहतर बेहतर हो जाएंगे। और ईरान जिस दिन भी अनुकूल हुआ उसी दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान से मिलता है। तो मिलता है। बड़ी लंबी गेम चल रही है, इसको थोड़ा इंतजार करिए। पीओके के चक्कर में मत रहिए। पीओके को तो एक तरह से भारत एक ट्रिगर पॉइंट की तरह इस्तेमाल करता है, कि जब कभी पाकिस्तान को जलाना सुलगाना होता है तो जिक्र उसका पीओके मिल जाएगा तो कौन सा बड़ा हुआ, कोई उसकी कोई समस्या नहीं है। जो आतंकवाद वाली समस्या थी कि आतंकवादी वहां से आते हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में साल कर दिया। पाकिस्तानी यहाँ घुस नहीं पा रहे हैं। तो पीओके तो एक गिफ्ट की तरह है, वो चाहे जब आ जाएगा। पंडित मिश्रा जी कह रहे हैं कि प्रणाम मनीष जी, सतीश जी, आपका शो देखे शो सुनते सुनते अगर सो भी जाऊं तो अगले सवेरे उठकर पहले पूरा पूरा करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीएसबी मेरे ख्याल से शायद यूएसए से हैं। आप दोनों को सादर प्रणाम। योर एनालिसिस आज मोटिवेशनल, वी लुक फॉरवर्ड टू योर टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानेंद्र पटेल जी जय श्री राम लिख रहे हैं।